हाय गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बिजनेस रिसर्च मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। बीआरएम आपका एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट है और यूनिट फोर्थ के ऊपर हम आ चुके हैं। यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो आप देख सकते हो जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। वहाँ से आप सारे यूनिट्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो यूनिट फोर्थ के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कुछ एक सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। सैम्पलिंग क्या होती है, होल पॉपुलेशन क्या होती है, किस तरीके से हम सैंपल को चूज़ करते हैं, क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे यूनिट फोर्थ के अंदर। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपको सारी की सारी यूनिट क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए एक ही बात में। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? तो सैम्पलिंग क्या मतलब कि सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हम कुछ भी आइटम को, कोई भी थोड़ा सा आइटम या फिर थोड़े से लोगों को एक लार्ज पॉपुलेशन से स्टडी करने के लिए लेते हैं, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सैम्पलिंग बोल रहे हैं। यानी कि एक सैम्पल साइज हम चूज़ करते हैं ना। जैसे कि सपोज कि अगर हमको कोई भी स्टडी करनी है, जैसे अगर हम कहीं पे किसी भी शॉप पे गए और हमको चावल खरीदने के लिए जाना है, तो हम थोड़े से उसके कुछ एक दाने लेते हैं, उसके बाद अपने हाथ पर रख कर देखते हैं कि किस तरीके का चावल है। उसके बाद में हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि अगर वो चार दाने ठीक होंगे तो वो जितना भी, मतलब वो चार दाने ठीक हैं, तो जितना भी हम चावल लेंगे 2 किलो 5 किलो 10 किलो, वो पूरा का पूरा सही होगा, उसी तरीके का होगा। तो सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि यानी कि पिकिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल और आइटम्स फ्रॉम द लार्ज ग्रुप टू स्टडी दम। यानी कि जब भी हम स्टडी करने के पर्पज से कुछ लोगों को या फिर कुछ आइटम को एक लार्ज ग्रुप से क्या करते हैं, पिक कर लेते हैं, रैंडमली पिक करते हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सैम्पलिंग बोल रहे हैं। देन इसके बाद में देखो इसके की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। देखो एक क्या होता है, आपका लार्ज पॉपुलेशन होता है जिसको आप यूनिवर्स बोल सकते हो, और देन एक आपका क्या होता है, सैंपल होता है। सैंपल हम क्यों यूज़ करते हैं, सैंपल हम इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि हमको बहुत ज़्यादा हमारी कॉस्ट ना आए, बहुत ज़्यादा टाइम ना आए। क्योंकि देखो, अगर पूरे देश भर में बहुत सारे लोग हैं और अगर हम सब लोगों की स्टडी करने के लिए जाएंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा क्या होगा कि हमारा टाइम कंज्यूम होगा, हमारी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी, बहुत ज़्यादा, यानी कि सब चीज़ों को मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक छोटे से स्मॉल पार्ट को ऐसा सैंपल के तौर पे ले लेते हैं और पूरे ग्रुप की हम स्टडी कर लेते हैं। जो भी स्मॉल ग्रुप का जो भी रेशियो आएगा, यानी कि उतना ही वो होगा कि उतना ही हम कंसीडर कर लेंगे कि वही लार्ज पॉपुलेशन का भी वही सेम नंबर होगा। जैसे कि सपोज दैट कि अगर लार्ज ग्रुप में 100 लोग हैं और हमने क्या किया, केवल मान लो कि 10 लोगों की एक तो छोटा सा क्या कर लिया, सैंपल साइज के लिए। क्योंकि 100 लोगों के ऊपर स्टडी करना, 100 लोगों के ऊपर उनके डेटा को कलेक्ट करना, उन सभी लोगों का मतलब डेटा को मैनेज करना, टाइम भी उसमें ज़्यादा, कॉस्ट भी ज़्यादा। तो हमने 10 लोगों को, उन 100 लोगों में से 10 लोगों को ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट कर लिया और 10 लोगों के ऊपर हम स्टडी करने लगे कि कितने लोग कितना बीमार है। तो 10 में से अगर मान लो कि 8 लोग स्वस्थ निकलते हैं, 2 लोग बीमार निकलते हैं, यानी कि दो लोगों के मान लो कि कोई सी भी बीमारी हो गई, जैसे कोविड हो गया है ना, तो हम ये समझ लेते हैं कि 100 में से 80 लोग तो यानी कि क्या है, स्वस्थ हैं, है ना। यानी कि 100 में से कितने लोग हैं, 80 लोग स्वस्थ हैं, बाकी 20% जो भी हैं वो कोविड के इफेक्ट से अफेक्टेड हैं। तो ये हम मतलब कि एक तरीके से ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, एक छोटा सा ग्रुप लेते हैं, उसके ऊपर स्टडी कर लेते हैं, जो भी उसका परसेंटेज आता है तो हम उसको ऐसा लार्ज ग्रुप में भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो यूनिवर्स समझ गया, यूनिवर्स मतलब कि जो आपकी पूरी पॉपुलेशन हो गई, और सैंपल मतलब कि एक जो हम छोटा सा चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया कि ऑल द टीनेजर्स इन द सिटी, यानी कि जितने भी टीनेजर्स हैं आपकी पूरी सिटी में, उन सभी को लेकर के रखना, उनके सबके डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है। लेकिन इतना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम केवल 200 टीनेजर्स की डेटा को अगर कलेक्ट कर लें, तो दिस इज लाइक सैंपल, और ये आपका क्या होगा कि आपकी पूरी एक पॉपुलेशन हो गई, यूनिवर्स हो गया, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो हम सैम्पलिंग का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये इजियर होता है ना। बहुत सारे लोगों का डेटा कलेक्ट करके हमको स्टडी करना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है, बट अगर हम कोई छोटा सा सैम्पल ले लेते हैं तो ये इजी होता है, फास्ट होता है, एंड इसके अलावा चीपर हो सकता है, लाइक कि हमारी कॉस्ट सेव हो सकती है, हमारा टाइम कॉस्ट हो मतलब टाइम सेव हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देन स्टेप्स कौन से हो सकते हैं, स्टेप्स इन सैम्पलिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफाइन द यूनिवर्स। सबसे पहले हमको देखना होता है कि कितने लोगों को मतलब कि कितना पॉपुलेशन है। जैसे कि ऑल द टीनेजर्स इन अ सिटी, यानी कि
अगर हमको किसी सिटी के अंदर टीनेजर्स जो भी मतलब कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज ग्रुप मान लो 10 से लेकर के 18 साल के बीच में है, तो हम उनको मतलब उनका डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं। तो ऑल द टीनेजर्स इन द सिटी, तो ये पूरे सिटी के सभी बच्चों का हमको डेटा मतलब चाहिए कि इतने उन लोगों के ऊपर हमको स्टडी करनी है। तो हमने अपनी पूरी एक यूनिवर्स को क्या कर लिया कि डिफाइन कर लिया कि इस कानपुर या फिर इस लखनऊ सिटी के अंदर इतने टीनेजर्स हैं। मान लो कि इसके अंदर 200 टीनेजर्स हैं, ठीक है। देन इसके बाद में सिलेक्ट अ सैंपल। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि पिक 200 टीनेजर्स रैंडमली। मान लो कि 200 लोगों में से हमने कितना, मान लो कि 200 लोगों में से मान लो हमने 20 लोगों को केवल ऐसे ही रैंडमली पिक कर लिया कि 20 टीनेजर्स को हमने पिक कर लिया। देन इसके बाद में हमने इन 20 लोगों का अच्छी तरीके से सही तरीके से प्रॉपर डेटा को निकाला और इन 20 लोगों के ऊपर ठीक तरीके से स्टडी करी एंड इसके बाद में एनालिसिस किया एंड कंक्लूड किया। तो ये 4 मेनली स्टेप्स होते हैं आपके सैम्पलिंग को करने में। तो अब देखो इसके करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हो सकते हैं कि गुड सैंपल के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। एक तो क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो भी आपका जो बड़ा ग्रुप होगा उसको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करेगा आपका छोटा ग्रुप। अब ये नहीं है कि मान लो कि आपने 200 लोगों का जो टीनेजर्स का ग्रुप था वो मान लो 200 लोगों का था, जिसमें सभी लोगों की संख्या कितनी थी, मतलब कि उनके एज ग्रुप की क्या रेंज था उनका, 10 से लेकर के 18 साल के बच्चे। और अगर आपने जब उनके सैंपल को लेने गए 20 लोगों को आपने मान लो सैंपल ले लिया, तो उसमें से कोई ऐसा भी बच्चा आ गया जिसमें से किसी की एज 20 हो गई है ना, या फिर किसी की एज 10 से कम ही है, 8-9 साल है, तो फिर मतलब वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो मतलब जो भी आपका पूरे पॉपुलेशन है उसी से रिलेवेंट आपका सैंपल साइज होना चाहिए, तो यानी कि रिप्रेजेंटेटिव। एंड इसके बाद में लार्ज इनफ, यानी कि इतना तो सैंपल साइज बहुत ही छोटा, अगर आप सैंपल साइज लोगे तो उससे कई बार एरर्स हो सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा, जितना ही ज़्यादा आप जो सैंपल साइज लेकर के रखोगे उतना ही मतलब अच्छे आपके रिजल्ट, उतने ही रेलेवेंट होने के चांसेस है। मान लो कि 200 में से अगर आप 20 के ऊपर स्टडी कर रहे हो दैट इज़ गुड, लेकिन अगर 40 लोगों के ऊपर स्टडी कर रहे हो तो वो और भी अच्छा है, और अगर 100 लोगों के ऊपर स्टडी कर रहे हो तो वो और भी अच्छा है, यानी कि और आपके रिजल्ट्स जो भी होंगे वो और आपको रेलेवेंट मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा मतलब आप ग्रुप को बढ़ा सकते हो, जितना ज़्यादा सैंपल को अपने साइज़ को बढ़ाओ, मतलब उतना ही अच्छा है आपकी स्टडी के लिए। देन इसके अलावा अनबायस्ड होना चाहिए, कोई भी बायस्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए ग्रुप को सैंपल साइज को चूज़ करते समय। डाइवर्स होना चाहिए, यानी कि अलग अलग तरीके के, सभी कैटेगरी के, सभी एज के, सभी जेंडर के, सभी बैकग्राउंड के लोग इंक्लूड होने चाहिए। देन इसके बाद में एक्यूरेट डेटा कलेक्शन, पूरा जो डेटा कलेक्शन है वो एक्यूरेट होना चाहिए एंड रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर सम करेक्टरिस्टिक्स। और यहाँ पर बात आती है कि गुड सैंपल क्या होता है। तो जितने भी अगर कोई भी सैंपल है, यानी कि कोई भी आप सैंपल साइज ले लो, अगर वो सारे क्राइटेरिया, ये सभी करेक्टरिस्टिक्स अगर किसी भी सैंपल साइज के अंदर है, तो वी कैन कंसीडर दैट कि दिस सैंपल साइज इज़ अ गुड सैंपल, यानी कि दिस कैन बी कंसीडर्ड एज अ गुड सैंपल। तो ये मतलब होता है कि व्हाट इज़ गुड सैंपल, ठीक है। देन इसके बाद में स्टैटिकल पॉपुलेशन की हम बात करते हैं। स्टैटिकल पॉपुलेशन क्या होती है, यानी कि इंटायर ग्रुप ऑफ आइटम्स और इंडिविजुअल्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, यानी कि क्या बात बताई गई है कि एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप दैट यू वांट टू मेक कंक्लूजन्स अबाउट। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका सीधा सा मतलब यही है कि जितने भी आप लोगों ने सैंपल, जो भी आप लोगों ने सैंपल साइज़ को लिया है, तो उस सैंपल साइज़ में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या फिर जितने भी आइटम्स हैं उनकी पूरी उनकी जानकारी रखना, वही आपका क्या है कि स्टैटिकल पॉपुलेशन, यानी कि यहाँ पर इंटायर ग्रुप ऑफ आइटम्स, यानी आइटम्स और इंडिविजुअल्स, उतने सभी लोग या फिर उतने सभी आइटम्स दैट यू आर स्टडीड, यानी कि दैट यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, यानी कि अगर आप जितने भी लोगों के ऊपर आप इंटरेस्टेड हो, कितने लोगों की आपको स्टडी करनी है, तो वही क्या हो गया कि स्टैटिकल पॉपुलेशन, यानी जो भी आपने सैंपल साइज लिया है उनका प्रॉपर तरीके से आपका पास में पूरा उनका डेटा होना चाहिए। जैसे 200 टीनेजर्स में से आपने केवल 20 लोगों को सिलेक्ट किया था ना, तो ये 20 लोग क्या होंगे दोस्तों, ये लोग होंगे स्टैटिकल पॉपुलेशन, मतलब कि दीज आर द इंडिविजुअल्स
हु आर जस्ट लाइक मतलब कि दे आर द स्टैटिकल पॉपुलेशन, क्योंकि इन 20 लोगों का पूरा हमको प्रॉपर डेटा चाहिए और इनके ऊपर हमको स्टडी करनी है, तो स्टैटिकल पॉपुलेशन। तो एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप दैट यू वांट टू मेक कंक्लूजन अबाउट, यानी कि इन सभी 20 लोगों के ऊपर मैं अपनी स्टडी करना चाहता हूँ और इन 20 लोगों के ऊपर मैं जो भी मतलब इनके प्रॉपर डेटा के ऊपर उनको एनालाइज करना चाहता हूँ। तो यही क्या हो गई स्टैटिकल पॉपुलेशन, जितना भी हमने सैम्पल साइज लिया है। तो पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, जितना भी आपकी सिटी के अंदर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, पॉपुलेशन है ना सर्वे, तो जितने भी लोगों के ऊपर हमको स्टडी करके देखना है, ठीक है। तो वही हमारा क्या हो गया कि वही हमारा स्टैटिकल पॉपुलेशन हो गया। जैसे कि सपोज दैट कि अगर हमको 200 लोगों का भी स्टडी करना है, यानी कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो एम है पूरी सिटी का है, तो वो सिटी ही हमारा क्या होगा स्टैटिकल पॉपुलेशन होगा। भले ही हम उससे 200 लोगों में से 20 लोग चाहे अलग कर लें, लेकिन हमको मतलब स्टडी तो एक जो मतलब वो देना है निकाल करके, जो एक रेशियो देना है या फिर एक परसेंटेज देना है निकाल करके, वो तो 200 लोगों के ऊपर ही देना है ना। तो 200 लोग जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, इनके ऊपर हमको स्टडी करना है, तो ये हमारे स्टैटिकल पॉपुलेशन, ठीक है। और अगर 20 लोगों के ऊपर करना है तो 20 लोग हमारे स्टैटिकल पॉपुलेशन। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कोई खास इसमें बात नहीं है। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक्यूरेट कंक्लूजन हो सकता है, बायसनेस कम हो सकती है। देन इसके बाद में हाँ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, तो यहाँ पर देखो कि लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल और आइटम्स इन योर पॉपुलेशन दैट यू कैन चूज योर सैम्पल फ्रॉम। It's like a master list that helps you know who or what you are selecting from। यानी कि ये क्या मतलब हुआ, मतलब यहाँ पर ये जो बताया गया ना कि सैम्पलिंग फ्रेम, तो सैम्पलिंग फ्रेम एक तरीके से आप इसको लिस्ट मान सकते हो। जो लिस्ट का मतलब कि उन लोगों की लिस्ट जिसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हो, या फिर जितने भी लोगों को आपने मतलब सैम्पल एक दे करके रखा हुआ है, जितने भी लोगों को आप स्टडी को करना चाहते हो। तो यहाँ पर देखो क्या एक डायग्राम के थ्रू बताया गया कि एक ये आपकी होल पॉपुलेशन है, जैसे 200 टीनेजर्स, ठीक है, 200 टीनेजर्स, उसमें से हम लोगों ने जो 20 लोगों को सिलेक्ट किया वो हमारा क्या है सैम्पलिंग फ्रेम है। यानी कि उन 20 लोगों में से, यानी कि 20 लोगों के ऊपर हम स्टडी करना चाहते हैं, तो उसी से हमारा सैम्पल साइज निकल करके आता है। तो 20 लोगों का जब तक हमारे पास में डेटा नहीं हुआ प्रॉपर, उनका जो लिस्ट नहीं होगी, यानी कि उनके बारे में हमको कुछ पता नहीं होगा, तब तक हम आगे सैम्पल साइज नहीं चूज़ कर सकते ना। तो ये एक तरीके की ये मास्टर लिस्ट होती है दैट हेल्प्स यू नो हु और व्हाट यू आर सिलेक्टिंग फ्रॉम। तो ये बात होती है। देन इसके बाद में इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि जो हमारा गोल है, मान लो वो ये है कि फेवरेट लंच फूड ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, यानी कि स्कूल के टाइम में जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो कितने लोग कौन सा फूड को पसंद करते हैं, यानी उनकी फूड प्रेफरेंसेस के बारे में अगर हमको स्टडी करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिफाइन योर ग्रुप। यानी कि सबसे पहले हमने अपना क्या कर दिया कि ग्रुप को डिफाइन करा, यानी कि ऑल द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, जितने भी स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चों को हमने लिया, और उसके बाद में उन सभी की प्रॉपर एक लिस्ट बना ली। तो ये क्या हो गया दोस्तों, यही जो हम लिस्ट देख रहे हैं, लिस्ट जो हमने बनाई है, उसको हम मेक श्योर करते हैं कि वो करंट हो, ठीक है, ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इंक्लूड हो, एंड इट कवर्स एवरीवन। जो भी जितने भी 200 मान लो जितने भी स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं, उन सभी का नाम उसके अंदर उस लिस्ट के अंदर मेंशन होना चाहिए, उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कोई भी बच्चा मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो यही जो मास्टर लिस्ट होती है, दिस इज कॉल्ड द आपका, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सैम्पलिंग फ्रेम बोल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर सैम्पलिंग फ्रेम को ही हम मतलब जो मास्टर लिस्ट है जो आपकी करंट हो, एकदम अप टू डेट हो, एंड उसके अंदर सारी नहीं से सारी इन्फॉर्मेशन हो, और सारे ही बच्चे उसके अंदर कवर हो, यानी कि इट कवर्स एवरीवन, कोई भी बच्चा छूटा ना हो। तो इस मास्टर लिस्ट को ही हम क्या बोल रहे हैं, आपका सैम्पलिंग फ्रेम बोल रहे हैं, ठीक है, गॉट इट। सो अब इसके बाद में हम क्या बात करते हैं यहाँ पर, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सैम्पलिंग फ्रेम। इसकी कौन कौन सी क्वालिटी होती हैं कि एक तो कंप्लीट, आपकी लिस्ट जो होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, डिटेल्ड होनी चाहिए, एसेसेबल होनी चाहिए, यानी कि जब भी हमको कभी कोई ज़रूरत पड़े तो वो बच्चा अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बच्चा मिसिंग हो, यानी कि हमने पुरानी कोई लिस्ट के ऊपर सर्वे करने लगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद में नॉन डुप्लीकेट, यानी कि कोई भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए बच्चा, कि मान लो कि 200 बच्चों की लिस्ट तो है
जितने भी स्कूल में बच्चे हैं उन सभी की लिस्ट तो है, लेकिन दो बार मानी कई कई नाम ऐसे हैं जो कि डुप्लीकेट लिख गए हों, ऐसे सब नहीं होने चाहिए। देन इसके अलावा रेलेवेंट होनी चाहिए, और जो लिस्ट होनी चाहिए वो आपकी रेलेवेंट हो। तो दीज आर द सम बेसिक क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सैम्पलिंग फ्रेम। आई होप यू गॉट इट। सन इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज सैम्पलिंग एरर्स। व्हाट इज सैम्पलिंग एरर्स? तो देखो, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ क्लियर बाय इट्स नेम कि सैम्पलिंग एरर इज व्हाट मिस्टेक दैट ऑकर्स बिकॉज ओनली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज स्टडी नॉट द होल पॉपुलेशन। यानी कि सैम्पलिंग एरर से सीधा मतलब ये होता है कि जितनी भी पॉपुलेशन का हमने एक छोटा सा पार्ट निकाला था, जैसे 200 लोगों में से 20 का हमने जो भी पार्ट निकाला था, तो उन 20 लोगों के पार्ट को निकालने में जो भी एरर्स आ सकते हैं, यानी कि जो भी 20 लोगों में से मान लो हमने 200 टीनेजर्स थे जिनकी एज ग्रुप कितनी थी, 10 से लेकर के 18 साल के बीच में, लेकिन ये जो 20 लोगों को हमने निकाला है, इसमें से मान लो कि 8 साल वाले भी आ गए, 9 साल वाले भी आ गए, या फिर 19-20 साल या फिर उससे ज़्यादा के भी कोई लोग आ गए, तो ये जो 20 लोगों में से ये जो एरर निकली है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सैम्पलिंग एरर। यानी कि हमने क्या किया कि जो भी सैंपल लेने में जो भी मिस्टेक हुई है ना, हमारी 20 लोगों को चूज़ करने में मिस्टेक हुई, कि ये 20 जो लोग हैं वो रेलेवेंट नहीं है, वो होल पॉपुलेशन के रेलेवेंट नहीं है। 200 टीनेजर्स थे जिनकी एज ग्रुप कितनी होनी चाहिए, 10 से लेकर के 18 साल, लेकिन ये जो 20 लोग हैं इसमें से 2-4 ऐसे भी हैं जिनकी एज ग्रुप जो है वो 10 साल से कम है या फिर 18 साल से ज़्यादा है। तो दिस इज कॉल्ड द सैम्पलिंग एरर, कि जो सैंपल साइज आपने लिया हुआ है दिस इज नॉट रेलेवेंट, ये आपका रेलेवेंट होना चाहिए। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सैम्पलिंग एरर बोल रहे हैं। इसके एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि सैंपल साइज टू स्मॉल, जैसे हमने बहुत ही छोटा सैंपल, जैसे 200 लोगों में से 20 लोग एक काफ़ी स्मॉल ही है। मान लो कि 200 लोगों में से अगर हम केवल 2 लोगों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, तो दिस कैन बी लाइक अनबायस्ड, है ना, ये कोई इट डज नॉट मेक्स एनी सेंस। तो यहाँ पर 200 लोगों में से कम आप 40 लोग लो, है ना, 50 लोग ले सकते हो, दैट वुड बी लाइक, उसको हम एक अच्छा सैम्पल साइज कंसीडर कर सकते हैं। देन अनप्रेडिक्टिव सैम्पल, तो द सैम्पल डज नॉट एक्यूरेट रिफ्लेक्ट द पॉपुलेशन, और जो जो आप मतलब कि जो आप गलत सैंपल साइज लेकर के आओगे, तो वो उससे क्या होगा कि होल पॉपुलेशन की स्टडी भी क्या हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी। कि अगर ये मान लो कि जो आप 20 लोग निकाल करके ले करके आए हो, अगर ये 200 लोगों के रेलेवेंट नहीं है, तो जो भी आपकी परसेंटेज निकल करके आएगी, या फिर जो भी आपका एक निकल करके डेटा निकल करके आएगा आगे का, एक जो फिनिश्ड डेटा निकल के आएगा, दैट वुड नॉट बी रेलेवेंट। तो आई होप कि आपको सैम्पलिंग एरर्स के बारे में पता चल गया। अब देखो यहाँ पर नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या हो सकती हैं। तो नॉन सैम्पलिंग एरर्स वो एरर्स होती हैं जिसको सैम्पल साइज की वजह से नहीं कोई भी एरर्स होती हैं, ये अलग से कोई भी एरर्स हो सकती हैं, जैसे कि जो रिस्पॉन्डेंट की गलती हो सकती है, या फिर प्रोसीजर की गलती हो सकती है, या फिर रिस्पॉन्स की गलती हो सकती है। यानी कि अगर 200 लोगों में से हमने 20 लोगों को यहाँ पर चूज़ किया, जैसे हमने यहाँ पर 200 लोगों की पॉपुलेशन थी, उसमें से 20 लोगों को हमने चूज़ किया, तो ये जो 20 लोग हैं ये क्या है, एकदम रेलेवेंट है। यानी कि 200 लोग जो हैं, इतने टीनेजर्स हैं, वो 10 से 18 साल के बीच के हैं, तो ये 20 लोग भी 10 से 18 साल के बीच के ही हैं, ठीक है, उसमें कोई भी शक नहीं है। ये मतलब कि ये एकदम रेलेवेंट है, जो आपने सैंपल साइज लिया वो एकदम रेलेवेंट है, एकदम सही है, और मतलब ठीक है। 20 लोग इज़ नॉट वेरी लेस, हम 20 लोगों को बहुत कम नहीं लेस कर सकते। 20 लोगों के ऊपर अगर हम स्टडी करेंगे, सही से प्रॉपर करेंगे, तो पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी अलग से भी एरर्स हो सकती हैं, जैसे कि ये जो 20 लोग हैं, इन 20 लोगों में से कोई बच्चा जो है वो सिचुएशन की एरर्स की वजह से कोई रिस्पॉन्स सही से ना दे, या फिर हम जो रिस्पॉन्डेंट के भी बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, या फिर मेजरमेंट के कई सारे एरर्स हो सकते हैं, प्रोसेसिंग के एरर्स हो सकते हैं, रिस्पॉन्स देने में भी कई सारे एरर्स आ सकते हैं। तो वो सैंपल साइज बनाने में जो एरर्स नहीं होते हैं, जो अलग से कई सारे एरर्स हो सकते हैं, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर्स बोल रहे हैं। तो मिस्टेक दैट ऑकर्स इन द डेटा कलेक्शन प्रोसेस, यानी डेटा को कलेक्शन प्रोसेस करने में, जो भी डेटा को प्रोसीड करने में, डेटा को एनालिसिस करने में, ये इन सभी चीज़ों में जो भी मिस्टेक्स होती हैं उसको हम नॉन सैम्पलिंग एरर्स बोल रहे हैं, नॉट रिलेटेड टू द साइज और सिलेक्शन ऑफ द सैंपल। यानी कि सैंपल साइज को सिलेक्ट करने के दौरान जो भी एरर्स नहीं हो रही हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन सैम्पलिंग एरर्स बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया होगा।
तो अब इन एरर्स को कैसे दूर किया जाए, चाहे वो आपकी सैम्पलिंग एरर्स हो चाहे वो नॉन सैम्पलिंग एरर्स हो, क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे इन एरर्स को दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो आपका बात आती है डैट इज़ कि आप इंक्रीज सैम्पल साइज। 200 लोगों में से अगर आप जितने ज़्यादा लोगों के ऊपर स्टडी करोगे वो ज़्यादा रेलेवेंट आएगी। जैसे 200 लोगों में से अगर आप 40 लोगों के ऊपर स्टडी करो तो दैट वुड बी मोर रेलेवेंट। देन इसके अलावा रैंडम सैम्पलिंग करो। ये रैंडम सैम्पलिंग जो हो सकती है ना, वो आपकी कोई भी बायसनेस से फ्री हो सकती है। अगर मान लो कि हमने उसके अंदर डिवाइड कर दिया कि 40 लोगों में से 30 लड़कियां रहेंगी और 10 लड़के रहेंगे, तो ये भी बायस्डनेस हो सकती है, या फिर कई सारे और भी बायस्डनेस आ सकते हैं। तो हमको रैंडम लोगों को सिलेक्ट करना है। 200 लोगों में से कोई भी 20 लोग ऐसे निकाल लो, जो कि 40 लोग ऐसे निकाल लो जो कि एकदम मतलब रैंडमली निकालो कि तुम आ जाओ तुम आ जाओ। तो इससे हमारी बायस्डनेस फ्री हो सकती है। देन इसके अलावा इम्प्रूव सर्वे डिज़ाइन, यानी सर्वे अपना डिज़ाइन जो है वो सही बनाओ। डेटा कलेक्शन का जो भी आपका मेथड यूज़ करो दैट शुड बी एक्यूरेट। देन डबल चेक डेटा, अपने डेटा को बार बार चेक करो कि जो 20 लोगों को आपने निकाल करके रखा उनका डेटा रेलेवेंट है, एकदम सही है क्या नहीं है। देन इसके अलावा रिड्यूस रिस्पॉन्स बायस्डनेस, कोई भी बायस्डनेस नहीं होनी चाहिए। रिस्पॉन्डेंट की जो भी एरर्स हैं उन सभी को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करो, सिचुएशन की एरर्स को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करो। दीज आर सम मेथड्स टू रिड्यूस एरर्स। आई होप कि क्लियर हो गया। देन इसके बाद में सैम्पल साइज कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक तरीके का लिमिटेशंस ही होता है। सैम्पल साइज में कौन कौन से लिमिटेशंस हो सकते हैं। देखो 200 लोग हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि 200 लोग हैं, हम कहने को तो ये बोल सकते हैं आदमी कि 200 लोगों में से जितने ज़्यादा लोग आप लोगे तो उतना ही अच्छा है। 200 लोगों में से अगर मान लो कि हम 100 लोगों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, आपका डेटा जो आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा। उसके अलावा अगर आप 150 लोगों के ऊपर स्टडी कर रहे हो तो वो भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है, आपकी कोई एक लिमिटेशंस हो सकती हैं, क्योंकि आपका उतना में भी बजट ना हो, ठीक है, आपका उतना ज़्यादा टाइम, आपके पास उतना ज़्यादा टाइम ना हो कि 150 लोगों को डेटा को कलेक्ट करो, उसके बाद में उनके ऊपर एनालिसिस करो, मतलब डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स को अप्लाई करो। आप लोगों ने अपने मिनी प्रोजेक्ट्स वगैरह में किया होगा ना, कई सारे लोगों का डेटा कलेक्ट करना, उसके बाद में मिनी प्रोजेक्ट को, है ना। जैसे कि मैंने भी कुछ बनाया था अपना एचआर से रिलेटेड, मैंने मिनी प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें से कुछ एक एचआर प्रोफेशनल का मैंने डेटा को कलेक्ट किया। तो अब मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था, ना इतने रिसोर्सेज थे कि अब हर एक एचआर प्रोफेशनल के पास में जा करके उनसे उनका सर्वे लें। तो क्या किया मैंने कि मान लो कि हमने एक छोटा सा सैंपल बना लिया कि मान लो 2 4 5 लोगों के पास चले गए, और उसमें से हमने जो भी था वो उसको बना दिया कि हम 10 लोगों के पास में गए हैं, या हम 50 लोगों के पास में, 50 लोगों में से इतने लोगों ने इतना रिस्पॉन्स किया, 5 लोगों के पास में, लेकिन बना दिया उसी जो भी परसेंटेज निकल करके आई, सेम परसेंटेज हमने 50 लोगों के ऊपर अप्लाई कर दी, है ना। तो उतना ज़्यादा ना हमारे पास में बजट होता है, ना हमारे पास में टाइम होता है, ना उतनी ज़्यादा हमारे पास में एक्सेसिबिलिटी होती है कि हम हमारी पहुंच के अंदर हों, कि इतने ज़्यादा 50 एचआर प्रोफेशनल्स हमारी पहुंच के अंदर हों। तब तो फिर बात ही क्या है, मतलब जॉब तो बहुत ही ईजिली मिल जाए। तो इसके अलावा रिसोर्सेज बहुत ही हमारे पास में लिमिटेड होते हैं। तो दीज आर सम लिमिटेशंस। तो यही इन्हीं लिमिटेशंस को क्या बोला जा रहा है कि सैम्पल साइज कंस्ट्रेंट्स। 2 नंबर 4 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यही यहाँ पर बताएगी कि लिमिटेशंस दैट अफेक्ट हाउ मैनी पीपल और आइटम्स कैन बी इंक्लूडेड इन अ सैम्पल, यानी कि कितने लोगों को आप सैम्पल साइज के अंदर इंक्लूड कर रहे हो, इसके लिए जो भी लिमिटेशंस होती हैं, बाउंडेशंस हो सकते हैं, मतलब कि आपकी बाउंड्रीज होती हैं कि इतने भैया 200 लोगों के ऊपर हम 150 लोगों के ऊपर हम नहीं डेटा को कलेक्ट कर सकते, हम केवल 20 लोगों 40 लोग तक कलेक्ट कर सकते हैं। तो यही क्या है, सैम्पल साइज कंस्ट्रेंट्स। दैन इसके बाद में रिड्यूसिंग सैम्पल साइज कंस्ट्रेंट्स, इसके लिए हमको कौन कौन से स्टेप्स अपनाने चाहिए। तो एफिशिएंट प्लानिंग होनी चाहिए, देन हमारे पास में मेथड्स सही होने चाहिए, सीक द एडिशनल रिसोर्सेज, कुछ अच्छे रिसोर्सेज को देखो। अब देखो नॉन रिस्पॉन्स, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, नॉन रिस्पॉन्स का मतलब कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को जो भी है कोई भी आप चूज़ कर लेते हो कि हाँ भाई 20 लोग में से हमने, जैसे मान लो कि 200 लोगों में से हमने 20 लोगों को केवल सिलेक्ट किया कि 20 स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 20 स्टूडेंट्स के ऊपर हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। लेकिन 20 बच्चों में से मान लो कि 5 बच्चे एब्सेंट हो गए, या फिर 5 बच्चों ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो यही क्या होगा कि नॉन रिस्पॉन्स, यानी कि व्हेन सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स डू नॉट रिस्पॉन्ड
इन अ पार्ट और पार्टिसिपेट इन द स्टडी, यानी कि जब भी 20 लोग में से कई लोग होते हैं ना, जो 2-4 लोग हैं वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या फिर वो लोग भाग गए, या फिर अटेंडेंस उनकी नहीं है तो उस दिन, तो यही क्या होगा कि नॉन रिस्पॉन्स, मतलब कि ये लोग वो होते हैं कि नॉन रिस्पॉन्स की वजह से क्या हो सकते हैं, जो भी हमारे रिजल्ट हो सकते हैं वो बायस्ड हो सकते हैं, है ना। तो बायस्डनेस से बचने के लिए इसका इम्पैक्ट यही हो सकता है कि बायस्ड हमारे रिजल्ट हो सकते हैं, रेड्यूस सैम्पल साइज, और इससे हमारा सैम्पल साइज ही रिड्यूस हो सकता है। मान लो 20 लोगों के ऊपर स्टडी करनी थी हमको, हमारे पास में मान लो बचे 16 ही लोग, 4 लोग कम हो गए, तो ये गलत चीज़ होगी ना। तो इसके लिए हमको प्रिपेयर रहना चाहिए, कुछ एडिशनल लोगों के को भी लिस्ट तैयार करके रखनी चाहिए अलग से, कि अगर 20 लोगों में से कुछ लोग अगर गायब हो गए या फिर नहीं रिस्पॉन्स किया उन लोगों ने, तो हम इनके ऊपर सर्वे करके देख सकते हैं। तो दिस शुड बी लाइक नॉन रिस्पॉन्स, रेड्यूसिंग नॉन रिस्पॉन्स। कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, तो इंक्रीज कॉन्ट्रैक्ट अटैम्प्ट्स, यानी कि बार बार कई सारे लोगों को आप अपनी लिस्ट में शामिल करो। देन इसके अलावा उन लोगों को इंसेंटिव्स दो, लोगों को यानी कि मोटिवेट करो कि आप रिस्पॉन्स करोगे तो आपको ये मिलेगा, कुछ प्राइज गिफ्ट वगैरह अरेंज कर सकते हो। देन इसके बाद में सिंप्लीफाई पार्टिसिपेशन। जो पार्टिसिपेशन का सर्वे मेथड होता है वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। मान लो कि आप गूगल या यूट्यूब के ऊपर कई सारे सर्वे आते हैं, ठीक है, तो उसको मोस्टली लोग स्किप कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। मान लो 7 मिनट ले रहे हैं, 8 मिनट ले रहे हैं, तो इतना किसके पास में टाइम है? तो वो मतलब ये है कि बहुत ही अगर सिंपल तरीके से आपका सर्वे जो होगा, अगर बहुत ही सिंपल होगा, तो कई सारे चांसेस होंगे कि बहुत सारे लोग आपके सर्वे के ऊपर रिस्पॉन्स करें। देन इसके अलावा लोगों को पास में क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि अगर आप इस रिस्पॉन्स करोगे तो ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। देन इसके बाद में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देन हमारे पास में यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब दोस्तों यही हुआ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, कि जितने भी लोग हैं आपके सैंपल में, यानी कि जितने भी लोग पॉपुलेशन के अंदर, उन सबके पास में अगर इक्वल चांस होता है ना, सैंपल साइज के अंदर आने का, तो वो उसको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा तो देखो क्या है। मतलब इसका मतलब ये होगा कि मेथड्स वेयर एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ नोन एंड इक्वल चांस of being selected for the sample. It ensures that the sample is representative of the population. जैसे कि 200 टीनेजर्स का ग्रुप था ना, 200 टीनेजर्स का ग्रुप था, उसमें से हमने क्या करना है दोस्तों कि इन सभी लोगों को, यानी कि सभी लोगों के साथ में क्लियर कम्युनिकेशन करके रखना है, और सभी लोगों में से सबके पास में 200 लोगों के पास में 200 के इक्वल चांस होने चाहिए। कोई भी इसमें बायस्डनेस नहीं होनी चाहिए कि इतने % हम कोटा दे दें कि लड़कियां इतने % ही सिलेक्ट होंगी, लड़के इतने % ही सिलेक्ट होंगे। 200 लोगों में से सबके इक्वल चांस हैं कि 200 लोगों में से कोई भी 20 लोग निकल करके आ जाएंगे, है ना। तो इसमें से कोई बायस्डनेस नहीं है कि मान लो कि अगर हम इसमें से कोई बायस्डनेस कर दें कि या फिर कोई भी ऐसा पक्षपात कर दें कि 200 लोगों में से लड़के मान लो कि 15 होंगे और लड़कियां 5 ही लेंगे हम, तो ये बायस्डनेस हो गई, है ना। तो 200 लोगों में से सबके पास में इक्वल चांस हैं। अगर 200 लोग में सभी लोग इंक्लूड हैं, सभी लड़कियां इंक्लूड हैं, सभी लड़के इंक्लूड हैं, तो उसमें से हम कभी भी जा करके रैंडमली लोगों को चूज़ कर लेंगे कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। इस तरीके से करके 20 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सबके पास में इक्वल चांस है। इसमें हम कोई भी किसी के साथ में पक्षपात नहीं कर रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, रैंडमली सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ना शक्ल देख करके, ना किसी का रूप रंग देख करके, या फिर किसी की जेंडर, एज, कुछ भी नहीं देख करके हम रैंडमली 200 लोगों में से किसी भी लोगों को सिलेक्ट करते हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यानी कि यहाँ पर सभी के पास में इक्वल चांस है कि 20 लोग, कोई भी 20 लोग आ सकते हैं, सबके पास में इक्वल चांस है। लेकिन अगर हम इसमें बायसनेस कर दें, जैसे कि अगर हम बोल दें कि 15 लड़के आएंगे, 5 लड़कियां आएंगी, या फिर हम कुछ ऐसा कर दें कि तुम सभी 10 से लेकर के 18 साल एज ग्रुप वाले हो, उसमें से जो थोड़े से ज़्यादा हैं, 14 से 18 वाले ज़्यादा आ जाओ और बाकी 14 से कम एज वाले कम आ जाओ। तो इसमें भी ये बायसनेस कर दें। अगर 200 लोगों का पॉपुलेशन है तो 200 लोगों में से सबके इक्वल चांस होने चाहिए, तभी आपका एक जो सैम्पल साइज है वो अच्छा बन सकता है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोल रहे हैं। तो इसके अलग अलग देखो टाइप्स हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आपका आता है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि इसमें जैसे हमने अभी आपका एग्जाम्पल दिया ना कि रैंडमली पिकिंग 20 पीपल, यानी कि यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स को हमने क्या मान लो रैंडमली पिक कर लिया कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तो वो क्या होगा, आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया। देन इसके बाद में सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके का सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं। सिस्टम का मतलब कि
कि हर 10% ऑन द लिस्ट फ्रॉम द 1000 एम्प्लॉयज़ सिलेक्टिंग एवरी 10th एम्प्लॉयज़ टू बी अ पार्ट ऑफ सैम्पल। यानी कि यहाँ पर देखो क्या मतलब बताया गया कि जैसे कि 200 लोगों में से हम हर एक 10 बच्चे को मतलब कि 10th बच्चे को बोल रहे हैं, जो भी जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 यानी कि 40, जो भी इस तरीके से लास्ट रो में बैठा होगा बच्चा, है ना, उसको हम क्या कर ले रहे हैं, बुला ले रहे हैं कि आ जाओ तुम। यानी कि हमने एक प्रॉपर एक इंटरवल बना दिया। इंटरवल का मतलब कि हर 10 बच्चे के बाद में जो बच्चा बैठा होगा, 9 बच्चे के बाद में जो 10वां बच्चा होगा उसको हम उठा लेंगे, है ना। तो 200 लोगों में से हमने यहाँ पर 10 में से एक को बुलाया, उसके बाद में 11 से लेकर के 19 तक नहीं बुलाया, उसके बाद फिर 20 को बुला लिया, फिर 21 से लेकर के 29 तक नहीं बुलाया, फिर 30 को बुला लिया, फिर 31 से लेकर 39 तक नहीं बुलाया, फिर 40 को बुला लिया। तो इस तरीके से यानी कि हम एक तरीके से सिस्टम से चल रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। देन इसके बाद में आपका आता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि एक तरीके से एक ग्रुप को बना देना और उस ग्रुप में से सभी बच्चों को सिलेक्ट करना जा करके। जैसे कि यहाँ पर मान लो कि 200 बच्चों में से हमने 20 बच्चों को सिलेक्ट करना है, डैट इज़ ओके। बट यहाँ पर हमने क्या करना है कि सबके क्लासेस वगैरह जैसे बना दिया कि 200 में से जो फर्स्ट क्लास के बच्चे होगा, है ना, उसमें से हम 2 बच्चे लेंगे, सेकेंड क्लास के बच्चे से हम 2 बच्चे लेंगे, थर्ड क्लास का बच्चा जो होगा, थर्ड क्लास के बच्चे मतलब थर्ड क्लास की क्लासरूम से हम क्या करेंगे, 2 बच्चों को लेंगे। इस तरीके से लेकर के 10 क्लास तक की 10th क्लास तक जितने भी बच्चे होंगे, यानी कि उन सबको हम 2-2 करके सब बच्चों को ले लेंगे। तो ये हो गया, ठीक है। ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। यानी कि एक तरीके से हम ग्रुप बना देते हैं, उन ग्रुप में से हमको 2-2 बच्चे या फिर कोई भी अपने हिसाब से जो भी एक नंबर डिसाइड कर लेते हैं, उसमें से हम लेने लगते हैं। देन उसके बाद में आपका आता है कि एरिया सैम्पलिंग। ये टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अभी आपका एरिया सैम्पलिंग आता है। एरिया सैम्पलिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एरिया वाइज हमने क्या कर दिया, मान लो सिलेक्ट करने लगे कि हमने मान लो कि 200 बच्चों के टीनेजर्स का ग्रुप लेना है। तो 200 लोग मान लो हमने कानपुर से ले लिए, मान लो 10 लोग हमने 10 बच्चे कानपुर से ले लिए, 10 बच्चे लखनऊ के स्कूल से ले लिए, 10 बच्चे हमने कहीं और उन्नाव साइड से ले लिया, 10 बच्चे हमने कहीं और से ले लिए, जो भी हमारे आसपास पड़ता है। तो इस तरीके से जब हम एरिया वाइज सैंपल साइज को चूज करते हैं तो डेट इज कॉल्ड एरिया सैम्पलिंग। देन इसके बाद में क्लस्टर सैम्पलिंग इज ऑल अबाउट जस्ट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, है ना। इसको भी हम ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और ग्रुप्स में डिवाइड करके ही हम चूज करने लगते हैं। तो इफ़ यू वांट टू सर्वे स्टूडेंट्स इन अ कंट्री यू माइट रैंडमली सिलेक्ट फ्रॉम द स्कूल क्लस्टर्स, यानी क्लस्टर्स का मतलब वही ग्रुप, एंड देन सर्वे ऑल द स्टूडेंट्स विद इन दोज सिलेक्टेड स्कूल्स। तो वही मतलब है कि जब हम एक ग्रुप के अंदर डिवाइड कर देते हैं लोगों को और देन उसके बाद में सिलेक्ट करते हैं, तो क्लस्टर सैम्पलिंग। तो अगर आप 4 भी लिख दोगे जाकर के टाइप्स तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी अगर आप क्लस्टर अगर आपको याद रह जाए तो उसको भी लिख दीजिएगा। देन इसके बाद में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अभी तक प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या था, सबके पास में इक्वल चांस था कि 200 बच्चों में से 200 की जो पॉपुलेशन है 200 के पास में सबके पास में इक्वल चांस है कि कोई भी बच्चा आएगा, कोई भी बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, सबके पास में इक्वल चांस है। बट यहाँ पर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी कि इसके अंदर सबके पास में इक्वल चांस नहीं है। यहाँ पर हम कुछ ना कुछ बायस्डनेस लगा देते हैं, कुछ ना कुछ पक्षपात कर देते हैं कि इतने इस एज ग्रुप वाले आएंगे या फिर इतने % लड़के आएंगे, इतने % लड़कियाँ आएंगे, कोटा दे दिया या कुछ भी कर दिया। तो इसके अंदर सभी 200 बच्चे पूरे फ्री नहीं होते कि कोई भी आ जाएगा। यानी कि इसमें हम ये टेक्निक नहीं निकाल सकते कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। इस तरीके से करके हम 20 लोगों को सिलेक्ट करना, तो हम कोई भी 20 नहीं सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर हमको कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है। तो मेथड्स वेयर नॉट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ नोन और इक्वल चांस ऑफ द बीइंग सिलेक्टेड, यानी सबके पास में 200 लोगों में से 200 लोगों के पास में इक्वल चांस नहीं होता है कि तुम सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके यहाँ पर कुछ एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं, जिसमें से आपका बायस्डनेस आ सकता है, लेस एक्यूरेट और डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो एनीवेज इसके यहाँ पर कुछ एक नॉन प्रोबेबिलिटी के सैम्पलिंग मेथड्स दिए गए हैं। जैसे कि आपका क्या आता है, सबसे पहला जजमेंटल, यानी ये भी टाइप्स ही हैं, ठीक है। टाइप्स हैं किसके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जजमेंटल के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि रिसर्चर पिक्स पीपल दे थिंक आर बेस्ट फॉर द स्टडी। यानी कि जैसे मान लो कि 200 बच्चों का ग्रुप है
200 बच्चों के ऊपर हमको स्टडी करनी है। तो जो भी टीचर होगा जिसको भी टीचर जो भी ऐसा जिसको टीचर समझता होगा कि ये बच्चा समझदार है, सेंसिबल है, तो उसको वो जा करके अपने जजमेंटल के हिसाब से वो 20 बच्चों को सिलेक्ट कर लेगा। तो दिस इज कॉल्ड जजमेंटल। बट यहाँ पे भाई कोई बायसनेस हो रही है ना, बट जो टीचर है वो क्या करता है, जिसको जिसको अपने हिसाब से जिसको कंसीडर करा कि ये बच्चा सही है, उसके हिसाब से जो बच्चा सही है उसको वो सिलेक्ट करा। तो दैट मीन्स कि टीचर जो है वो बायसनेस कर रहा है, मतलब पक्षपात कर रहा है बच्चों के साथ में। तो ये एक टाइप हो सकता है इसका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का, क्योंकि यहाँ पर 200 बच्चों के पास में इक्वल चांस नहीं कि वो सभी सिलेक्ट हुई हो जाएंगे। देन इसके बाद में कन्वीनियंस सैम्पलिंग। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कन्वीनियंस, जो भी हमारे पास में कन्वीनियंस होता है, जैसे मान लो 200 बच्चों का के ऊपर हमको स्टडी तो करनी है, लेकिन 200 बच्चों में से जितने भी बच्चे मान लो स्कूल आए, अब जो अपसेंट हो गए तो वो तो अपसेंट हो ही गए, लेकिन अब जो जितने भी हमको कन्वीनियंट है, जो भी आसानी से जिनको पता है कि आराम से रिस्पॉन्स कर सकते हैं, जो भी परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं, तो उसमें से हमने 20 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। तो जो भी कन्वीनियंट हो सकते हैं, मतलब जो भी सुविधाजनक हो सकते हैं, जो आपकी पॉपुलेशन होती है वो सुविधाजनक होती है रिस्पॉन्स करने में, उसको हमने ले लिया। या फिर आप देखते होगे ना मॉल्स वगैरह जा करके, तो शॉपिंग मॉल वगैरह में जाओ तो जहाँ पर जा करके कई सारे आपको सर्वे फॉर्म्स फिल कराने रहते हैं, तो जो भी आपको दिख जाता है तो भैया आप इसको प्लीज़ थोड़ा सा फिल कर दीजिए, ये एक तरीके का सर्वे फॉर्म है, या फिर फीडबैक फॉर्म, इसको भर दीजिए। रेस्टोरेंट में कोई गया, उसको फीडबैक देने के लिए आप दे आए फॉर्म कि भैया ये फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। तो वो कन्वीनियंस के हिसाब से जो आपको समझ में आता है कि जो कस्टमर कर देगा कि ये कस्टमर कन्वीनियंट है, सुविधाजनक इसको करने में, तो वो हो गया। देन इसके बाद में कोटा सैम्पलिंग में मतलब यही हो गया ना कि हमने कोई भी 20 मेंस को रख दिया, 20 वुमेन्स को रख दिया, यानी कि 40 लोगों को अगर मान लो कि हमको सैम्पल साइज बनाना है, 200 लोगों में से 20 लड़कियों को रख दें, 20 लड़कों को रख दें, तो ये भी एक तरीके का बायसनेस हो गया, यानी कि पक्षपात हो गया। तो ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के अंदर ही आएगा। देन स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि द रिसर्चर स्टार्ट्स विद अ फ्यू पीपल एंड देन आस्क फ्रॉम द रेफर टू द अदर्स, यानी कि जैसे कि स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि 200 बच्चों में से हमने 40 का ग्रुप तो बनाना है, लेकिन हमने कोई भी 2 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। अब इन दो लोगों से बोल दिया कि भैया तुम लोग अपना अपना रेफरेंस लाओ, तो इन दोनों ने मान लो कि इसने अपने 2 बच्चों को रेफरेंस दे दिया, इसने अपने 2 फ्रेंड्स का रेफरेंस दे दिया। फिर हमने जो टीचर था उसने बोला कि तुम लोग भी अपना अपना रेफरेंस लेकर के आओ, तो इसने भी अपना रेफरेंस 2 बच्चों का दे दिया, फिर इसने भी अपना 2 बच्चों का, यानी कि इस तरीके से आप देख रहे हो। तो स्नोबॉल यानी कि अपने अपने रेफरेंस से जब कोई भी हम सर्वे फॉर्म भरवाते हैं या फिर फिलअप करवाते हैं, फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं, तो उसको क्या हम बोल रहे हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग। देन इसके बाद में कंस्ट्रक्टिव सैम्पलिंग का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि द रिसर्चर सिलेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पीपल एट अ डिफरेंट टाइम। बार बार जब हम किसी भी ग्रुप के ऊपर स्टडी करते हैं, जैसे कि कोई भी नया कोई भी टेक्निक है जो कि क्लासरूम्स के अंदर अप्लाई हुई, जैसे प्रोजेक्टर हमने लगाया क्लासरूम के अंदर, तो हमको अब ये चीज़ के ऊपर स्टडी करनी कि जो प्रोजेक्टर की वजह से कितना बच्चों लोगों का मन लग रहा है, कितने भी स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स के ऊपर कितना अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है, कितने अच्छे इफ़िशिएंटली इफेक्टिवली वो अपने पढ़ाई को मतलब पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो अगर हमको इसके ऊपर बात करनी है तो हम उनके हर एक सेमेस्टर में बार बार जाएंगे और हर बार जाकर के बार बार अलग अलग क्लासरूम्स में जा के उनसे फीडबैक लेंगे, बार बार पूछेंगे जा कर के। तो दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव सैम्पलिंग, यानी कि बार बार डिफरेंट ग्रुप्स में जाकर के डिफरेंट टाइम्स में जाकर के, इसका सीधा सा मतलब है कि बार बार किसी ग्रुप में जाना, बार बार अलग अलग ग्रुप्स में जाना, बार बार अलग अलग टाइम्स में जाना और जाकर के इंफॉर्मेशन को गैदर करना। तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव सैम्पलिंग। सो इसी के साथ दोस्तों हमारा यूनिट 4 भी खत्म हो गया, यूनिट 5 अब बाकी रह गया। तो यूनिट 5 को अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि 4th यूनिट तक आपकी सारी टॉपिक्स जितने भी वो क्लियर हो गए होंगे, और मेक श्योर कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको करके जाइए, क्योंकि कई सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा एक शेड्यूल बना लो कि बार बार आप उसको रिवाइज करोगे। जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना ये जो सब्जेक्ट है आपका BRM का, उतना ही अच्छे सारे आपके कन्फ्यूज़न डाउट सारे दूर हो जाएंगे। और एग्जांपल्स ज़रूर लिख करके आइएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हैं, और कुछ भी अगर डाउट होता है, कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है, तो आप व्हाट्सएप पे जा करके पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मत जाओ,
जो भी अगर नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो आप जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है, मैं उसका भी रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको PDF PPT चाहिए तो आप जाकर के व्हाट्सअप में देन आप ले सकते हो आकर के, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगेन, एंड मिलते हैं हम लोग यूनिट 5th के अंदर।